नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नेशनलिज्म इन इंडिया, राष्ट्रवाद। आपको भी पता होगा कि राष्ट्रवाद क्या होता है। अभी काफ़ी चर्चा भी है राष्ट्रवाद का चारों तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया जब गुलाम था तो गुलामी में हम लोग जी रहे थे और किसी को मतलब नहीं था एक बहुत बड़े देश से। सब कोई अपने छोटे छोटे इलाकों की बात करते थे। जैसे झांसी वाले अपने इलाकों का, बंगाल का नवाब बंगाल के लिए बात करता था, मराठे वाले सिर्फ मराठा राज्य के बारे में बात करते थे। कोई भी इंडिया के बारे में बात नहीं करता था। पर फिर क्या हुआ, अचानक राष्ट्रवाद आया और सभी लोगों को समझ में आया कि एक इंडिया का होना जरूरी है, एक बहुत बड़े देश का, ना कि एक छोटे छोटे राज्य का। तो इसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद। तो एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है, एग्जाम के आपके लिए। तो चलते हैं, समझते हैं एक एक पॉइंट को, और मैं ये पूरा स्टोरी जैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। जैसे मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी पे हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रवाद मतलब होता है क्या है, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। राष्ट्रवाद मतलब ये होता है कि हम लोग कोई भी जाति को हो, कोई भी धर्म के हो, मतलब हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है। इंडिया को डाइवर्सिटी का लैंड बोलते हैं। मतलब यहाँ पर बहुत सारी विभिन्नताएँ हैं। विभिन्नताएँ कैसे हैं, बहुत सारे जातियाँ हैं, बहुत सारे धर्म है और बहुत सारी भाषाएं हैं यहाँ पे। आपको भी पता होगा कि बहुत सारे विभिन्नताएं हैं, और विभिन्नताएं होने के कारण हम अक्सर बहुत बार गुलाम हो गए हैं। क्यों? इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, पर इंग्लैंड छोटा सा देश आसानी से इसको कब्जे में कर लिया। क्यों कर लिया? कि उसने आया और यहाँ पे देखा कि बहुत छोटे छोटे राजा हैं, छोटे छोटे इलाके में हैं और आपस में वो लड़ते रहते हैं। कोई बड़ा राजा नहीं है और कोई बड़ा देश का बात नहीं करता, सब अपने छोटे छोटे राज्य के लिए लड़ाई करते हैं। तो सब पर अटैक करता गया, जीतता गया और फैला लिया अपना साम्राज्य, और हम सभी को गुलाम बना लिया। तो फिर क्या हुआ दोस्तों? तो इसी को जब हम लोगों ने आप समझा इस बात को कि हम एक छोटे राज्य के ना होके एक बहुत बड़े विशाल देश के नागरिक हैं और हमें इंडिया चाहिए और हम इंडिया के लिए ही लड़ेंगे, तो तब हुआ राष्ट्रवाद का उदय। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। जो राष्ट्रवाद हमारे इंडिया में आया और हमने जो आज़ादी पाया अंग्रेज़ों से लड़कर, आपको जानना बेहद ज़रूरी होगा कि कैसे साउथ इंडिया वाले लोग, नॉर्थ इंडिया वाले लोग, कश्मीर के लोग, पंजाब के लोग, असम के लोग एक साथ आए और उन्होंने अपने आप को एक माना, जो कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने अपना धर्म को पीछे छोड़ दिया, अपने जाति को पीछे छोड़ दिया। उनको बस यही चाहिए था कि ये जो हम गुलामी का जंजीर में बंधे हुए, इसको तोड़कर खुद का अपना एक देश बनाए, अपना खुद का सरकार बनाए, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। अब जानते हैं कि राष्ट्रवाद आया कैसे। राष्ट्रवाद आने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे पहला कारण क्या है आपका, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन मतलब क्या है? इंडिया जो था छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटे छोटे पार्ट थे, सबके ऊपर राजा था और वहीं पे वो राज्य करता था। वहाँ के लोग वहीं के बात करते थे, उन्हें कहीं बाहर से कोई लेना देना नहीं होता था। तो अंग्रेज़ों ने जब कन्याकुमारी से पूरा जम्मू कश्मीर तक पूरा जीत को, भारत को एक किया, तो लोगों में यह भावना आया कि ये पूरा इंडिया हमारा है और हम इंडिया के हैं। ठीक है दोस्तों, और सभी कोई लोग एक जगह से दूसरे जगह आना जाना शुरू किए, एक दूसरे के कल्चर को समझा। तो उन्होंने इस बात को भी जाना कि जब तक हम छोटे बन के रहेंगे तब तक हम गुलाम बनते रहेंगे, क्योंकि हर छोटे मछली को बड़ा मछली खा लेता है। तो इसलिए हमें भी एक अपना विशाल स्वरूप करना होगा, हमें भी एक महान कंट्री बनने के लिए अपने आप को एक साथ लाना होगा। तो समझ गए पॉलिटिकल यूनिफिकेशन मतलब कि सारा छोटा छोटा पार्ट अब जब ब्रिटिश ने जीत लिया, तो जब एक हो गया तो उनमें राष्ट्रवाद आने लगा कि हम पूरे इंडिया के हैं। दूसरा है इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। अब आपको पता होगा कि जो अंग्रेजी का जो अंग्रेज आए और उन्होंने यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन लाया, नया शिक्षा जो लाया, सभी को पढ़ाना स्टार्ट किया, तो उनका मकसद यही था कि उनको क्लर्क का ज़रूरत था। याद रखिए, वो कोई महान काम नहीं करना चाहते थे पढ़ाकर, उन्हें क्लर्क का ज़रूरत था, इसलिए उन्होंने एजुकेशन को स्टार्ट किया इंडिया में। याद रखिएगा दोस्तों, उन्हें क्लर्क का ज़रूरत था। वो नहीं चाहते थे कि सबको पढ़ा लिखकर विद्वान बना दे, क्योंकि इंडिया बहुत विशाल कंट्री है, तो इस पर ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा था, व्यापार कर रहे थे, बहुत सारे बिल्डिंग बना के रखे हुए थे जिसमें उन्हें क्लर्क का ज़रूरत पड़ता था। तो अगर यूरोप से अगर लोग को लाएंगे, रखेंगे नौकरी पे, तो बहुत ज़्यादा उन्हें सैलरी देना पड़ेगा। अगर कुछ इंडियन को पढ़ा दिए तो उन्हें कम सैलरी में आसानी से क्लर्क बनाया जा सकता है। तो ये उनका मोटिव था। पर यही लोग जब पढ़ लिख गए तो उन्होंने
यूरोप का इतिहास पढ़ डाला। यूरोप का इतिहास मतलब फ्रांस का स्वतंत्रता क्रांति, अमेरिका का रेवोल्यूशन, सब कुछ पढ़ लिया। उन्होंने सब कुछ देखा कि कैसे अंग्रेज़ों को उन्होंने हटाया लड़कर, ठीक है। जैसे उन्होंने मॉन्टेस्क्यू का पढ़ा कि जो सरकार होगा वो क्या करेगा, लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मॉन्टेस्क्यू ने ये बोला कि एक आदमी के हाथ में सारा पावर नहीं आना चाहिए। आपका रूसो का उन्होंने किताब पढ़ा। रूसो ने क्या बोला कि कोई भी जो सरकार होगा सबसे पहले लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, साइन करेगा, मतलब कि वो क्या करेगा लोगों के लिए, तब लोग उसको चुनेंगे। और मेन मकसद मैं आपको बता दूं, उन्होंने यूरोप का जब दर्शन पढ़ा, जब उन्होंने फिलोसफी पढ़ा, तो उन्हें पता चला डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग अपने शासक को खुद चुनते हैं और लिमिटेड टाइम के लिए, और वो चाहें तब जब भी किसी शासक को हटा सकते हैं। मतलब किसी देश अगर डेमोक्रेसी में आएंगे तो मेन मालिक कौन होगा, जनता होगा। इन्होंने इस बात को जाना है। इसके पहले वो जानते थे राजा वाला सिस्टम। अब यूरोप का इतिहास पढ़ा तो उन्हें पता चला डेमोक्रेसी। तो उन्होंने क्या हुआ, फिर उन्होंने हक का लड़ाई लड़ने लगा कि हमारे जो ऊपर अत्याचार हो रहा है वो हमारा चुना हुआ सरकार नहीं है। अगर हम लोग एक साथ आ गए, एक साथ लड़कर इस देश को आज़ाद करा लिया, तो फिर हम जिसको चुनेंगे वही हमारा रूलर होगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा वेस्टर्न एजुकेशन भी बहुत बड़ा कारण था कि लोग एक साथ इकट्ठे हुए, ठीक है। और जब एजुकेशन दिया गया तो लोग एक दूसरे का कल्चर को समझे, एक दूसरे के किताबों को पढ़ें, तो उन्हें लगा कि सब एक ही लोग हैं, एक ही जैसे कल्चर वाले लोग हैं, एक ही सोच वाले लोग हैं। बस फ़र्क ये है कि इनका ज़बान वो नहीं समझता, उनका ज़बान ये नहीं समझता, पर मोटिव तो एक ही है, एक कंट्री होना चाहिए हमारा। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्या है, प्रेस एंड न्यूज़पेपर। अब मैं आपको बता दूं कि जो ब्रिटिश हमारे ऊपर जो कब्जा किए थे, तो हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे थे। वो हमें क्या कर रहे थे, लूट रहे थे, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे। भारत जो सोने का चिड़िया हुआ करता था उसको कंगाल बना दिया। तो प्रेस और न्यूज़पेपर ने इस बात को सर्कुलेट किया। हर जगह प्रेस में ये छपने लगा कि भारत का पैसा इंग्लैंड में जा रहा है और यही गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। तो लोग के मन में क्या आने लगा, विद्वेष आने लगा। लोग गुस्से में आने लगे। उनको लगने लगा कि गरीबी का कारण एकमात्र कौन है, अंग्रेज है। क्योंकि सही बात है दोस्तों, भारत एक टाइम सोने का चिड़िया हुआ करता था, ठीक है। सोने का चिड़िया क्यों था, क्योंकि हमारा व्यापार बहुत ज़्यादा था। हम गरम मसाले और सूती कपड़े के सबसे बड़े निर्यातक थे, एक्सपोर्टर थे, ठीक है दोस्तों। तो न्यूज़पेपर ने जब छापना स्टार्ट किया, अंग्रेज़ों का पोल खोलना शुरू किया, तो फिर क्या हुआ, सभी लोग साथ आने शुरू किए और भारत में क्या होने लगा, राष्ट्रवाद बढ़ने लगा, ठीक है, नेशनलिज्म। और उसके बाद इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटिश। मतलब क्या, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन मतलब वही बात कि जो हम लोग दुनिया भर में अपना सामान बेचकर पैसे कमाते थे, उस देश को क्या बना दिया, रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर। इंग्लैंड में कारखाना खुल गया, लाखों का संख्या में इंग्लैंड में कारखाना खुल गया। उसका कच्चा माल सप्लाई करने के लिए इंडिया का जितना व्यापार था सबको ख़त्म कर दिया। जो भी लोग अपना घर से बनाते थे, कोई भी अपना हाथ से कुछ भी बनाया हुआ दस्तकरी सामान, उस पर टैक्स लगा दिया कि वो महंगा हो जाए और बिके ही ना। और इंग्लैंड से बना हुआ सस्ता सामानों को इंडिया में बेचने लगा और काफ़ी पैसा कमाने लगा। यहाँ का पैसा वहाँ जाने लगा। जो लोग पहले बेचते थे अब वो खरीदने लगे। इसका मतलब कमाई का जो जरिया था वो पूरा तरह से ख़त्म हो चुका था। जितने भी राजा थे उसे गद्दी से हटा दिया था, तो उसके जितने भी एम्प्लॉई थे, उसके जितने भी मंत्री थे, उसके सैनिक थे, वो भी बेकार बैठे हुए थे घर में। उनके मन में भी ये आ रहा था कि हमारे गरीबी का एकमात्र कारण अंग्रेजी है। जो किसान थे अपना 50% अपना टैक्स देते थे। जो भी अगर धान उगाए हैं तो 50% देते थे। और जब भी अकाल आ जाता था, सूखा पड़ता था, बहुत ज़्यादा बाढ़ आता था, फिर भी उन्हें जबरन 50% देने पे मजबूर किया जाता था और नहीं देने पे उसका ज़मीन छीन के नीलाम कर दिया जाता था। तो ये सब कारण थे कि लोग के मन में क्या आ रहा था, गुस्सा आ रहा था। वो चाहते थे कि इस शोषणकारी ब्रिटिशर को किसी भी तरह उखाड़ कर फेंक दे वो लोग, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। उसके बाद रेलवे के एजुकेशन के बारे में तो मैंने पहले ही बताया आपको मैं बता दूं रेलवे के बारे में। रेलवे क्या है, रेलवे मतलब देखिए दोस्तों,
इंडिया में रेलवे का फादर किसी को बोलते हैं तो लॉर्ड डलहौजी को बोलते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने ही सबसे पहले रेलवे स्टार्ट किया था इंडिया में। तो उसने इसलिए स्टार्ट किया था कि इंडिया में कहीं भी विद्रोह हो तो जल्दी से सैनिक भेज के दबाया जा सके। और दूसरा चीज़ कि जो सामानों को भेजने में, बंदरगाह पर भेजने में काफ़ी टाइम लगता है, और रेलवे से काफ़ी कम समय में, काफ़ी कम कीमत में उसको वहाँ पर भेजा जा सके सामानों को। जैसे मान लीजिए आपका छत्तीसगढ़ में आपका कोयला निकलता है या लोहा निकलता है और उसको विशाखापट्टनम पोर्ट पे भेजना है, तो पहले ट्रांसपोर्टेशन उतना अच्छा नहीं हुआ करता था, तो अंग्रेज़ों को पैसा बहुत लग जाता था वहाँ पहुँचाने में, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। तो इसलिए उसने रेलवे बनाया कि वो जो व्यापार कर रहा है और क्या हो, कम समय में वो बहुत जल्दी पहुँचा दे, कम कीमत पे। तो इसलिए उसने रेलवे को स्टार्ट किया। पर फिर क्या हुआ, रेलवे स्टार्ट किया तो लोग एक जगह से दूसरे जगह आना जाना स्टार्ट करने लगे। तमिलनाडु के लोग, आंध्र प्रदेश के लोग नॉर्थ इंडिया आने लगे, नॉर्थ इंडिया वाले लोग साउथ इंडिया जाने लगे, और आपस में जब उन्होंने बात करना शुरू किया तो उनको भी लगने लगा कि हाँ, उन्हें अब एक साथ आने का टाइम आ चुका है, और एक साथ जब तक नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब सुने ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, वही कहावत। सभी कोई लोग आएंगे और इसको हटाएंगे, इस शासन को हटाएंगे, तभी इस देश का भला होने वाला है। और जब एक दूसरे को जानने लगे और एक दूसरे के कल्चर को समझने लगे तो उन्होंने भी पाया कि सब एक ही लोग हैं, बस थोड़ी थोड़ी विभिन्नताएं हैं उनमें। तो ये विभिन्नताएं हमें रोक नहीं सकता क्या, राष्ट्रवाद से। तो उन्होंने अपने आप को एक समझा और किससे लड़ना स्टार्ट किया, अंग्रेज़ों से। याद रखिए। उसके बाद रीडिस्कवरी ऑफ इंडियन ग्लोरियस पास्ट। आपको मैं बताया कि इंडिया एक ज़माने में सोने का चिड़िया था, पर बाद में ऐसा यहाँ पे तबाही आया कि आपको बता दूँ 1920-21 में इतना बड़ा अकाल आया था कि 1.5 करोड़ लोग मरे थे। 1870 में बंगाल में अकाल आया था, उसमें आपके 5 से 6 दिन में ही 50-60 लोग मर गए थे। तो ये सब अकाल जो आ रहे थे, ये क्यों आ रहा था, वो भी उस देश में जहाँ पर सभी लोग संपन्न थे। तो इसका कारण ये था कि बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था। यहाँ का सारा पैसा भेजा जा रहा था इंग्लैंड में। इसके 2 तरीके थे। पहला कि हम लोग पहले मसाला भेजते थे पूरा दुनिया में, वो बंद करा दिया गया, पोर्ट पे कब्जा कर लिया गया, यहाँ का जितना संपत्ति है उन्होंने छीन लिया। और दूसरा चीज़ ये कि जितने भी ज़मीन है उनको हड़प लिया, उन पर 50% टैक्स लगा दिया, उनका ज़मीन छीन को ज़मींदारों को दे दिया। ठीक है, अपने ही ज़मीन पर किसानों को गुलाम बनना पड़ा। और तीसरा कारण ये भी है कि जितने भी फैक्ट्री खुले उनमें बहुत ज़्यादा शोषण होता था, 16 से 18 घंटा काम करवाया जाता था उनमें। ठीक है, और वो लोग, उनको लगता था कि वो इंसान ना होकर गुलाम है। और एक कारण ये भी था कि आपको मैं बता दूं, एक कारण ये भी था कि जो भी घर में अपना अपना सामान बनाते थे वो लोग, घर में मतलब दस्तकारी वाले सामान बनाते थे, उन पे टैक्स जो बढ़ा दिया गया, उनका सारा कुछ ख़त्म कर दिया गया। उनका घर से बनाने वाला जो सामान था उस पर क्या किया, धीरे धीरे टैक्स इतना बढ़ा दिया कि वो काफ़ी महंगे हो चुके, और महंगे होने के कारण वो बिकना धीरे धीरे कम हो गया। और एक टाइम ऐसा आया कि लोग अपने घर में जो भी कुछ बनाते थे वो बंद कर दिए, और बंद कर दिए तो उस टाइम उनके पास अपने घर को चलाने के लिए, अपने जीविका पर्जन करने के लिए कुछ भी साधन नहीं बचा। तो उन्हें भी लगने लगा कि अब भूखे मरने से अच्छा है कि ये जो सरकार है इसके खिलाफ लड़े और अपना खुद का एक सरकार बनाए। तो ये सब कारण है दोस्तों राष्ट्रवाद का। और आप याद रखिएगा, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, आपका प्रेस एंड न्यूज़पेपर, वेस्टर्न एजुकेशन, रेलवे और रीडिस्कवरी ऑफ इंडियन ग्लोरियस, याद रखिएगा। और हमारे कुछ नेताओं का योगदान इसमें बहुत ज़्यादा है, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने सभी लोगों को समझाना स्टार्ट किया कि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे हमारा कुछ होने वाला नहीं है। हमें सभी कुछ भूल कर सब कुछ साथ में आना होगा, अपने आप को इंडियन समझना होगा, तभी हम इसको हटा पाएंगे, इस शासन को। तो दोस्तों ये हमारा जो सेशन है अब ख़त्म हुआ। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट बहुत करता है कि मैं आपके लिए और बहुत सारे वीडियो लाऊं। धन्यवाद।